हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने आईसीटी सीरीज़ के पिछले कुछ एपिसोड्स में लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट किया है। पिछले 2 एपिसोड में हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में समझा है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इंटरनल लिक्विडिटीज़ के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप की होती हैं ये। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बात की प्रीवियस एपिसोड में कि हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटीज किसी भी कैंडल के हाईज एंड लोज पे या स्विंग हाईज पे या स्विंग लोज के बाहर प्लेस्ड होती है। ये वो लिक्विडिटीज होती हैं जहां पे बायर्स या सेलर्स अपनी ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं। इन लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले दोनों एपिसोड को पहले रिव्यू करें, ताकि उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी को समझें तो चीज़ें थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगी। अब बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी की। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनल लिक्विडिटी एक ऐसी लिक्विडिटी है जो किसी रेंज के अंदर मौजूद हो, इंटरनल हो। ठीक है, वो रेंज क्या है वो भी हमने पिछले एपिसोड में समझा था। एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो के बीच का जो एरिया होता है उसे हम ट्रेडिंग रेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल, ये मेरा स्विंग हाई है, ये मेरा स्विंग लो है। इसके बीच का जो भी एरिया है ये मेरा जो है इंटरनल एरिया है। ठीक है, ऑब्वियसली इंटरनल लिक्विडिटी भी हमारी यहीं पे प्लेस होती है। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी हमारी बिटवीन स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बीच में होती है। ठीक है, इसको समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि पहले सबसे हम अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटीज या स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि उस स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बीच में कौन सी इंटरनल लिक्विडिटी अवेलेबल है। इंटरनल लिक्विडिटी हमारी इंटरनल एरिया में अवेलेबल होती है, जिसमें सबसे पहले आता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी में सबसे पावरफुल लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप कहलाती है। ठीक है, जो 3 कैंडल के फॉर्मेशन से बनती है। चलिए आइए समझते हैं अच्छे से फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप हमारा 3 कैंडल से बना हुआ ऐसा इम्पल्स मूव होता है जिसमें कि प्राइस किसी एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली अप जाता है या डाउन जाता है। अगर हम ये एग्जांपल लें तो यहां पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहां पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से प्राइस नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पहले आइडेंटिफिकेशन ज्यादा जरूरी है, उसके बाद उसकी हम लॉजिक या साइकोलॉजी भी समझेंगे कि ऐसा डायरेक्शन क्यों होता है, या इसे हम फेयर वैल्यू गैप या किसी और नाम से क्यों जानते हैं। राइट, फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी भी 3 कैंडल को आइडेंटिफाई करना है जो कंसेक्यूटिवली एक डायरेक्शन में मूवमेंट दे रही हो। ठीक है, जैसा कि इस 3 कैंडल के एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो ये तीनों कैंडल्स जो हैं अपसाइड का मूवमेंट दे रही हैं। सिमिलरली अगर मैं दूसरे साइड के प्राइस एक्शन को देखूंगा तो यहां से 3 कैंडल्स जो है मेरी डाउन साइड का प्राइस डायरेक्शन दे रही हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के लिए हमें 3 कैंडल की जरूरत होती है। सिमिलरली जैसे हमने पहले बात की थी, स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 कैंडल की जरूरत होती है। यहां पर हमारी पहली और सबसे पावर इंटरनल लिक्विडिटी, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी 3 कैंडल्स की जरूरत पड़ती है। इन 3 कैंडल में स्ट्रक्चर हमें क्या देखना है कि मेरी जो फर्स्ट कैंडल है, यानी कि जहां से आपका इंपल्स मूवमेंट वन साइड के डायरेक्शन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, उस कैंडल को हम फर्स्ट कैंडल कंसिडर करेंगे। उसके बाद एक मिडिल कैंडल होगी और उसके बाद एक थर्ड कैंडल होगी जो कि टॉप पे होगी। मैं रिपीट करता हूं, अप साइड के डायरेक्शन में जहां से मेरी फर्स्ट कैंडल अप साइड का डायरेक्शन स्टार्ट कर रही है वो कैंडल मेरी पहली कैंडल होगी। उसके बाद एक मिडिल कैंडल होगी और उसके बाद थर्ड कैंडल जो होगी वो टॉप कैंडल होगी। अब हमें यहां पे ये समझना है, ये देखना है कि मेरी जो फर्स्ट कैंडल का हाई होगा, यहां पे ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और थर्ड कैंडल का लो है,
इनके प्राइस के बीच कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में कोई ओवरलैप नहीं हो, यानी कि इसके बीच में एक गैप हमें नजर आए, यानी प्राइस जो है इस पहली कैंडल के हाई तक थर्ड कैंडल का लो नहीं आया हो कभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्राइस यहां से ओवरलैप करता, फर्स्ट कैंडल के हाई को ओवरलैप करता, तब मेरे लिए ये एक स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, सो अप साइड के डायरेक्शन में 3 कैंडल आइडेंटिफाई की। पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच में जो भी गैप हमें मिलता है वो हमें फेयर वैल्यू गैप देता है। ठीक है, इसे हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप या बीसी के नाम से जानते हैं। अब इसे बीसी क्यों बोलते हैं इसके बारे में हम आगे अभी बड़े अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपको यह समझना है कि अपसाइड के डायरेक्शन की फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो गैप हमें नजर आएगा वो हमें फेयर वैल्यू गैप देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस गैप को हमने ऑरेंज कलर से हाईलाइट करके रखा है, राइट। सिमिलरली अगर मैं डाउन साइड के डायरेक्शन में फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना चाहूंगा तो इसमें जैसा कि हमने पहले बात की है कि जहां से प्राइस का डायरेक्शन स्टार्ट होता है, डाउन साइड यहां पे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कैंडल हम फर्स्ट कैंडल कंसीडर करेंगे, मिड वाली कैंडल सेकेंड होगी और थर्ड कैंडल मेरी सबसे लोएस्ट कैंडल होगी। ओके, सो डाउन डायरेक्शन में मेरी फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में जो गैप होगा वो मेरा एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, बुलिश कंडीशन में फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच के गैप को हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। बेरिश कंडीशन में जो फर्स्ट कैंडल का लो होगा और थर्ड कैंडल का हाई जो होगा उसके बीच में जो गैप हमें नजर आएगा वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन सारी अलग अलग होती हैं, हम इसको रियल चार्ट में देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। बस ये हमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल की विक से या बॉडी से हम प्राइस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, यानी उनके बीच में हमारे गैप होना चाहिए, जैसा कि ये गैप को आइडेंटिफाई किया गया। ओके, सो फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने का ये एक सिंपल सा तरीका है। 3 कैंडल से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अप डायरेक्शन में फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच के गैप को हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप या बीसी बोलते हैं। डाउन डायरेक्शन में फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच के गैप को हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप या सीबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम चार्ट पे अच्छे से समझेंगे सो थोड़ा सा और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, अब आते हैं एक साइकोलॉजी पे, समझते हैं कि इनको हम फेयर वैल्यू गैप या इंटरनल लिक्विडिटी क्यों बोलते हैं या इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये क्यों ऐसे फॉर्म हो जाते हैं या इन इंटरनल लिक्विडिटी की क्या वैल्यू होती है। ओके, सो फेयर वैल्यू गैप को अगर हम समझें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईसीटी कॉन्सेप्ट का, यानी कि फेयर वैल्यू गैप के बिना कुछ काम हो नहीं सकता। इसको हम ऐसे समझेंगे कि प्राइस को अगर कोई भी डायरेक्शन में जाना है, कहीं भी जाना है, सो वो बिना फेयर वैल्यू गैप पे आए हुए अपने डायरेक्शन को चेंज या अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं करता है। और साथ ही साथ और जितनी भी बाकी और तरह की भी जो हमारी इंटरनल लिक्विडिटीज हैं, जैसा कि अभी हमने नीचे देखा, अभी 2-3 इंटरनल लिक्विडिटीज और भी होती हैं, बाकी लिक्विडिटीज का एग्जिस्टेंस बिना फेयर वैल्यू गैप के नहीं होता है। यानी कि अगर फेयर वैल्यू गैप उसके साथ पेयर नहीं हो रही है तो वो लिक्विडिटीज इंटरनल लिक्विडिटी नहीं कहलाती। ठीक है, सो इस तरह से आपको समझ में आता है कि फेयर वैल्यू गैप का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। जैसा कि हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझी, वैसे ही हमारी इंटरनल लिक्विडिटी में सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है वो है फेयर वैल्यू गैप। ओके, सो ये फेयर वैल्यू गैप या इंटरनल लिक्विडिटी हमें कहां मिलेगी? बिटवीन स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, जब हम चार्ट पे
एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि आइडेंटिफाई अ स्विंग हाई। 3 कैंडल से स्विंग हाई आइडेंटिफाई करते हैं एंड 3 कैंडल से स्विंग लो आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमें स्विंग हाई एंड स्विंग लो जब मिल गया तो वो हमारी एक ट्रेडिंग रेंज एस्टेब्लिश करता है, और इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप अगर नजर आता है तो उसे हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। ये हमारी फर्स्ट टाइप की इंटरनल लिक्विडिटी है। आइए एक चार्ट पे हम कुछ फेयर वैल्यू गैप को पहले समझ लें, और फिर उसके बाद इसकी साइकोलॉजी पे हम बात करेंगे कि इनको हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, या इन गैप पे क्या छुपा होता है, या इन गैप की क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमें अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए रियल चार्ट के एग्जाम्पल से हम फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इन रियल चार्ट पे हम बुलिश और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को लाइव आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे मार्किंग करते हैं, कैसे इन्हें हम समझते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में बात की कि जब कभी भी हम चार्ट पे आते हैं तो हमारे कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद ही हम किसी फर्दर एक्शन को लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि चार्ट पे अपने लेटेस्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई किया जाए। लेटेस्ट स्विंग हाई स्विंग लो हम 3 कैंडल रूल से ही फॉलो करते हैं, जिसमें कि हम फर्स्ट कैंडल से काउंट करना शुरू करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी को अगर हम काउंट करेंगे और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मेरी मिडिल वाली कैंडल जो है किसी तरह का हाई या लो बना रही है या नहीं। ओके, अगर इस चार्ट पे हम देखेंगे मेरी पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल से मिडिल वाली कैंडल जो है एक हाईएस्ट प्राइस दे रही है। हमें क्लीन अपना एक स्विंग हाई मिल रहा है। आप इसे चेक करें, पुराने रूल्स को समझें, उसके हिसाब से हमारा ये एक स्विंग हाई बन रहा है, या इसे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। ये मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी मिल गई जो हाई साइड की है। सिमिलरली जब हमें एक स्विंग हाई मिल जाता है तो उसके अपोजिट में एक स्विंग लो देखना है। ऑब्वियसली ये लो हाई से ऑलवेज नीचे ही होगा, हम पीछे साइड के किसी हाई को नहीं ढूंढेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, क्या इस कैंडल में मिड कैंडल ने हमें लो दिया? नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, इस कैंडल से भी मिडिल कैंडल ने कोई लो नहीं दिया। और आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम समझेंगे तो हमें 1 2 3, इन 3 कैंडल से मेरा लो मिलते हुए दिख रहा है। यानी अभी यहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास हमारे दोनों एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारी आइडेंटिफाई हो गई। ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो हमारा मिल गया। ठीक है। जैसे ही हमारा स्विंग हाई एंड स्विंग लो हमें मिलता है, हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारा एक ट्रेडिंग रेंज क्लियरली एस्टेब्लिश हो गई है। स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बीच का जो भी रेंज है, जो भी एरिया है, वो हमारा एक ट्रेडिंग रेंज कहलाता है। ठीक है। जैसे ही हमारी दोनों एक्सटर्नल लिक्विडिटी मिल गई, अब इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर ही हमें इंटरनल लिक्विडिटी, यानी हमारी पहली इंटरनल लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। ओके, अगर आप देख पा रहे हैं हमारा प्राइस जो है नीचे से कंटिन्यूअस स्विंग हाई तक अप डायरेक्शन में मूवमेंट दिया है। इन दिस केस हम जहां से मेरा प्राइस अप डायरेक्शन स्टार्ट करता है वहां से 3 कैंडल के पेयर्स को काउंट करते शुरू करेंगे और वहां पे फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, यहां पे प्राइस मेरा अप डायरेक्शन में है तो हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप या मल्टीपल बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढना है। उसके ढूंढने का रूल हमने पहले ही समझा है कि पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल को हमें आइडेंटिफाई करना है। 3 कैंडल हमें मिल गई, 1 2 3। इन तीनों कैंडल में फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में अगर कोई गैप हमें दिखता है ये हमारा एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ओके, इसे ही हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। ये हमारा एक पहला बुलिश फेयर वैल्यू गैप मिला है। ओके, किसी भी ट्रेडिंग रेंज में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही फेयर वैल्यू गैप हो। अब हमें हमारा पहली ही 3 कैंडल से फेयर वैल्यू गैप मिल गया, लेकिन प्राइस स्टिल अप डायरेक्शन में था। हमें नेक्स्ट भी काउंट करके और फेयर वैल्यू गैप्स को भी ढूंढना है। अगर फेयर वैल्यू गैप है तो उन्हें भी हमें मार्क करना है, यानी इंटरनल लिक्विडिटी कुड बी मल्टीपल। ओके, यहां से 3 कैंडल से मिला। अभी हम फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करेंगे और 1 2 3, अगर इन तीनों कैंडल को हम पेयर करेंगे तो इसमें भी हमें एक गैप क्लियरली नजर आ रहा है, किसमें? फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच। तो ये हमारा एक दूसरा फेयर वैल्यू गैप मिल गया।
ठीक है, किसी किसी ट्रेडिंग रेंज में एक फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, किसी में मल्टीपल मिलते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि कितना कितना स्ट्रांग मेरा अपसाइड का मूवमेंट मिल रहा है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हम ये कैंडल को अब इग्नोर करेंगे, अब काउंट करेंगे 1 2 3, इन 3 कैंडल को काउंट करेंगे। लेकिन एक्सेप्शनली अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल और ये कैंडल जो है एक दूसरे के अंदर बन रही है, इनसाइड बन रही है। सो इन दिस केस हम ये वाली कैंडल को इग्नोर करके यहां से काउंट करते हैं 1 2 3। यहां पे 3 कैंडल के बीच में मुझे एक और फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, जैसा कि फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो को अगर हम मार्क करते हैं तो इस एरिया में भी मुझे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। सो यहां पे हम बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि किसी अप डायरेक्शन में इंटरनल रेंज में मेरे पास मल्टीपल इंटरनल लिक्विडिटीज मिल रही है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल के फॉर्मेशन का वो गैप होता है जिसमें फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में हमें कोई ओवरलैपिंग नहीं दिखती, या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक गैप नजर आए। ओके, सो ये मेरा फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, सिमिलरली एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप हो सकते हैं। तो इस ट्रेडिंग रेंज में हमें 3 फेयर वैल्यू गैप मिल रहे हैं, लेकिन अभी आगे हम काउंट करेंगे तो आप देखिए हमें फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा। 1 2 3 अगर इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल के हाई पे थर्ड कैंडल का लो जो है ओवरलैप हो गया, तो ये हमारा कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना रहा है। सो ये था एग्जांपल हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, रैंडमली भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ट्रेडिंग रेंज पहले आइडेंटिफाई करें, ये सारी चीज फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए आप रैंडम 3 कैंडल से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन चार्ट एनालिसिस के लिए हमारा एक ट्रेडिंग रेंज का एस्टेब्लिश होना जरूरी है। सो दिस वुड बी ऑलवेज अ गुड हैबिट कि जब कभी भी हम फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो साथ ही साथ अपने प्रीवियस स्टेप्स को भी फॉलो करें, यानी कि पहले सबसे स्विंग हाई एंड स्विंग लो, लेटेस्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क करें, उसकी एक ट्रेडिंग रेंज एस्टेब्लिश करें कि ये मेरी ट्रेडिंग रेंज बन गई। सो उससे थोड़ा इजी हो जाता है कि उसके अंदर हम फेयर वैल्यू गैप को, कौन से फेयर वैल्यू गैप को हम ढूंढ रहे हैं। ओके, सो अगर रैंडम हम बात करें तो यहां पे भी आप देखें 1 2 3, इन 3 कैंडल के बीच में पास्ट में एक फेयर वैल्यू गैप बना था, लेकिन उसके बाद प्राइस इसके अंदर चूंकि लौट के आ गया है, सो अभी इसका कोई हमारे लिए एग्जिस्टेंस रह नहीं गया है। हम उन्हीं फेयर वैल्यू गैप को अपने साथ रखते हैं जो अनमिटिगेटेड होते हैं, जिसमें प्राइस दोबारा रिटर्न होके नहीं आया होता। जैसे ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है प्राइस फ्यूचर में इसके अंदर आए दोबारा। ठीक है, लेकिन अभी ये अनमिटिगेटेड है। सिमिलरली ये फेयर वैल्यू गैप को अगर आप देखेंगे तो ये फेयर वैल्यू गैप जब फॉर्म हुआ था, किस डेट को, ये हमारी डेट थी 25 मार्च। 25 मार्च को जब प्राइस क्लोजिंग हो गई थी तो हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहां पे मिल रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे ही प्राइस उसके अंदर आ गया, तो मेरे पास अब इस फेयर वैल्यू गैप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गया। ठीक है, सो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप की। आइए एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप को भी ढूंढते हैं सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल से, ताकि हमें बेरिश फेयर वैल्यू गैप का भी एक क्लियर आइडिया मिल जाए। ठीक है, सो इसको मैं रिप्ले मोड पे फिर से डालता हूं ताकि मुझे समझाने में आपको थोड़ा ज्यादा आसानी हो। तो अभी मैं आगे की कैंडल्स को मैं डिलीट कर रहा हूं। ये रिप्ले बार बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जब कभी भी आप ट्रेडिंग या एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, सो हमें ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, सो अभी अगर बेरिश फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल को हम लेना चाहें तो हमें क्या चाहिए, एक डाउन डायरेक्शन के प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है कि पहले मेरे पास एक डाउन डायरेक्शन का प्राइस मूवमेंट मिले। ठीक है, सो जैसा कि हम यहां पे अगर देखेंगे, सो आप देखिए कि ये मेरी अगर एक लेटेस्ट कैंडल होती क्लोजिंग के बाद, सपोज ये कैंडल मेरी क्लोज हो गई है, सो हम यहां से स्विंग हाई एंड स्विंग लो को अपने आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या देखते हैं, 1 2 3, अगर इन तीनों कैंडल को हम पेयर करते हैं, सो हमें क्या मिल रहा है कि मेरी मिड वाली कैंडल जो है एक लो प्राइस डिलीवर कर रही है।
क्या डिलीवर कर रही है? लो यानी स्विंग लो मेरा डिलीवर कर रही है थ्रू 3 कैंडल रूल, और इसको ही हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यही हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी है। ठीक है, अब हमें जब स्विंग लो मिल गया है तो उसके बाद और ज्यादा हमें स्विंग लो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम अपोजिट में सिर्फ स्विंग हाई ढूंढेंगे। जैसा कि हम नाम से ही समझ रहे हैं हाई, लो के ऊपर ही हमें हाई मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि हम नीचे हाई ढूंढने लगेंगे। ठीक है, इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को जो हमने आइडेंटिफाई किया, यानी स्विंग लो को जो आइडेंटिफाई किया, इसके ऊपर हमें स्विंग हाई ढूंढना है। स्विंग हाई के रूल क्या होंगे? 3 कैंडल के रूल से होंगे, जिसमें मिड कैंडल जो है हाईएस्ट प्राइस डिलीवर करे। ओके, काउंट हम ऐसे ही करते हैं, पहली को इग्नोर कर देंगे आप। 1 2 3 कुछ नहीं बना रही है, 1 2 3 नहीं बना रही है, 1 2 3 नहीं बना रही है, नहीं बना रही है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन वाली मिड कैंडल जो है राइट एंड लेफ्ट के हाई से हाईएस्ट प्राइस दे रही है। ये ही मेरा एक स्विंग हाई है इस स्विंग लो के पेयर का। ओके, जैसे ही मेरा स्विंग हाई एंड स्विंग लो मिल गया यहां पे सिमिलर रूल के अकॉर्डिंग, मुझे अपनी एक ट्रेडिंग रेंज मिल गई है। ट्रेडिंग रेंज मेरी यहां से इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो की है, जिसमें कि मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस जो है एक डाउन डायरेक्शन में है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये क्लियरली विजिबल है। प्राइस जहां से अपना डाउन डायरेक्शन स्टार्ट करता है वहां से हमें अब बेरिश फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में ओवरलैप हो रहा है, यानी कि यहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप मुझे नहीं बनता दिख रहा है। ओके, बेरिश फेयर वैल्यू गैप का रूल क्या था कि फर्स्ट कैंडल का लो और नीचे साइड की थर्ड कैंडल का हाई के बीच में एक गैप होना चाहिए, जो कि यहां से ओवरलैप हो रहा था, हमें कोई गैप नहीं मिल रहा था। ठीक है, इन दैट केस हम फर्स्ट कैंडल को इग्नोर कर देंगे, सेकंड कैंडल से फिर से काउंट स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अगर इन तीनों कैंडल को हम देखते हैं इसमें हमारी फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक क्लियर गैप नजर आ रहा है, और जिसमें कि प्राइस अभी तक गया भी नहीं है, वापस रिटर्न हो गए। ओके, इसको भी समझना है। प्राइस अभी लेटेस्ट हमारा यहां पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यहां पे अवेलेबल है। प्राइस हो सकता है फ्यूचर में यहां से ऊपर जाएगा। ओके, यहां से ऊपर जा सकता है, इसलिए मेरा ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप अभी अनमिटिगेटेड या ओपन इंटरनल लिक्विडिटी है। ओके, मेरे पास पहला बेरिश फेयर वैल्यू गैप इस ट्रेडिंग रेंज का मिल गया। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरे को, यानी फर्स्ट कैंडल को फिर इग्नोर कर दें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर 3 कैंडल को हमने काउंट किया 1 2 3। इन 3 कैंडल के बीच में फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में भी एक और गैप मुझे दिख रहा है। ये भी मेरा एक और बेरिश फेयर वैल्यू गैप हो गया, यानी यहां पे भी हमें मल्टीपल इंटरनल लिक्विडिटी मिल रही है बिटवीन अ स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ओके, जैसे ही हमें दूसरा मिल गया, मैं फर्स्ट कैंडल जिसको मैंने काउंट किया है उसको इग्नोर करेंगे, फिर उसके आगे 3 कैंडल काउंट करेंगे 1 2 3। इन 3 कैंडल से मुझे एक और बेरिश फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, थर्ड फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। ठीक है, ये थर्ड फेयर वैल्यू गैप मेरा कौन सा फेयर वैल्यू गैप है? बिल्कुल सही, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस के डाउन डायरेक्शन में स्टेब्लिश हो रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब मैं ये कैंडल को इग्नोर करूंगा और 1 2 3 इन तीनों को अगर हम चेक करते हैं आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच बहुत टाइनी सा, या मैं देखूंगा कि नहीं है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में कोई गैप नहीं है। इतना माइन्यूट को हमें देखने की जरूरत नहीं हो, एटलीस्ट विजिबल होनी चाहिए, ये हमारे पास एक वो होना चाहिए। यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि थर्ड कैंडल जो है ये ओवरलैप कर रही है, तो मेरा कोई वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं है। आगे काउंट करने पर भी मेरे पास कोई वैलिड गैप नहीं दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में ओवरलैपिंग है। ओके, इस ट्रेडिंग रेंज में हमारे पास 3 फेयर वैल्यू गैप मिल रहे हैं। ये फेयर वैल्यू गैप हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है। सिमिलर काइंड ऑफ प्रैक्टिस आप किसी भी 3 कैंडल के डाउन डायरेक्शन के कैंडल से आप बेरिश फेयर वैल्यू गैप के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके,
ऊपर भी देख लेते हैं। ऊपर भी आप देखेंगे जैसे ये रैंडम अगर देखें 1 2 3, इन 3 कैंडल के बीच में भी एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, लेकिन जब प्राइस यहां पे आया था तब बेरिश फेयर वैल्यू गैप मेरा बना था इस कैंडल पे, लेकिन फ्यूचर में आगे जब कैंडल्स ने बना तो इस कैंडल के अंदर वापस रिटर्न आ गया, तो इसलिए अभी मेरा इस फेयर वैल्यू गैप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो प्रैक्टिस के लिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने रूल को फॉलो करने के लिए फेयर वैल्यू गैप वहीं ढूंढना है जहां पे हमारे एक ट्रेडिंग रिंग एस्टेब्लिश होगी। ओके, सो हमने बुलिश और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप की मार्किंग को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप में फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो गैप है वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, और बेरिश कंडीशन में या डाउन कंडीशन में फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में जो गैप बन रहा है वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। इन फेयर वैल्यू गैप्स का यूज क्या होता है, इन्हें हम कैसे यूज करते हैं, ये इंटरनल लिक्विडिटीज हमारे लिए ट्रेडिंग में क्या हेल्प करती हैं, इन सारी चीजों को हम आगे अच्छे से समझेंगे। ओके, सो अब क्विकली हम ये समझ लेते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप की साइकोलॉजी क्या है। बेसिकली ये फेयर वैल्यू गैप होते क्यों हैं, इनका काम क्या है, ये क्यों बन जाते हैं रैंडमली, ऐसा क्यों होता है कि गैप बन जाता है या ओवरलैपिंग नहीं होती। आइए इस बात को भी समझते हैं। सो आइए अब समझते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप का एग्जिस्टेंस क्यों होता है, ये फेयर वैल्यू गैप बनते क्या है और ये फेयर वैल्यू गैप हमें क्या इंडिकेट करते हैं। ओके, सो फेयर वैल्यू गैप कुछ नहीं है, जैसा कि हमने बताया कि प्राइस किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है, तो इससे सिंपल मुझे पता चल रहा है कि प्राइस अगर 3 कैंडल से किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग मैनर में ऊपर या नीचे जा रहा है। ओके, यहां से देखेंगे कि यहाँ प्राइस ओपन हो रहा है एंड यहाँ पे क्लोज दे रहा है, तो यहाँ पे देखने से ही हमें पता चल रहा है कि प्राइस एक स्ट्रांगली अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, और साथ ही साथ बेरिश वाले में देखेंगे तो यहाँ से प्राइस ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो स्ट्रांगली प्राइस डाउन है। लेकिन सिर्फ कैंडल की विजिबिलिटी या कलर से हमें ये नहीं पता चलता कि उस कैंडल में कितनी स्ट्रेंथ है बायर्स या सेलर्स से। ओके, सो बुलिश फेयर वैल्यू गैप या बेरिश फेयर वैल्यू गैप हमें ये इंडिकेट करते हैं कि उस प्राइस मूवमेंट में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ या कितनी स्ट्रॉन्ग मैनर में प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, सो ऐसा भी हो सकता था कि ये कैंडल जो है इसका लो अगर ओवरलैप कर जाता फर्स्ट कैंडल पे, तब भी प्राइस हमें कैंडल विजिबिलिटी के हिसाब से अप डायरेक्शन दिखता, लेकिन उस कंडीशन में हमारे पास बायर्स की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप के एग्जिस्टेंस से होती है। ओके, सो इसे अच्छे से और समझते हैं। इसका लॉजिक क्या है, सिंपल लॉजिक है लिक्विडिटी का। ओके, सो बुलिश फेयर वैल्यू गैप का जो दूसरा नाम होता है वो होता है बीसी। बीसी का फुल फॉर्म होता है बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी। ओके, एंड सिमिलरली बेरिश फेयर वैल्यू गैप का दूसरा नाम होता है सीबी, यानी सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। इसको हम इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस का नाम क्यों दे रहे हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। तो जैसा कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को हमने पहले समझा कि हर एक कैंडल के अप साइड पे एंड डाउन साइड पे हमारी बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी प्लेस होती है। आई होप इसके बारे में रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, कहाँ होती है, वो आपको समझना है तो फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड को फिर से देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद इस वीडियो को फिर से देखें। ओके, सो जैसा कि हमने बात की कि किसी भी कैंडल के अप साइड और डाउन साइड या हाई और लो के बियॉन्ड हमारी बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी प्लेस होती है। ओके, सो अगर इस कैंडल के प्राइस एक्शन को हम देखते हैं, सो जब नेक्स्ट कैंडल हमारी फॉर्म होती है, सो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग कहां पे दी है, बाय साइड लिक्विडिटी के साइड में क्लोजिंग दे दी है। ओके, सो क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमारे बाय साइड के जो भी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स रहे होंगे, जो भी हमारे बाय साइड की लिक्विडिटी रही होगी, क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां तक की लिक्विडिटी जो है, ऑर्डर्स जो है क्लीन हो चुके हैं? यस, सो जैसे ही प्राइस यहां से ऊपर आया, यहां पे जितने भी बाय साइड के ऑर्डर थे, चाहे वो शॉर्ट सेलर्स के ट्रेड क्लोजर के ऑर्डर रहे होंगे बाय वाले, या फ्रेश ब्रेकआउट वाले ऑर्डर रहे होंगे, ये सारे बाय ऑर्डर यहां से एग्जीक्यूट होते चले जा रहे हैं और प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग भी दी। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी के अंदर ही क्लोजिंग दी है, सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिए हैं।
व्हाट नेक्स्ट? फर्दर आगे भी चांसेस है कि प्राइस उससे ऊपर भी ऑर्डर दे सकता है। अब जैसे मैं इसकी लॉजिक को अगर समझाऊं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां से लेके अगली कैंडल के हाई तक जो भी मेरे बाय साइड के ऑर्डर थे वो सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, या ट्रेडर को इस लेवल के बीच में जो भी प्लानिंग करनी थी ट्रेडिंग की बाय साइड की, उन्होंने अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा लिए होंगे। यस। व्हाट नेक्स्ट? इससे ऊपर भी हमारी बाय साइड के ऑर्डर हो सकते हैं। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ? आप देखो, जब ये कैंडल कंप्लीट हुई तो इस कैंडल ने भी अपनी एक बाय साइड की नई लिक्विडिटी जनरेट कर दी। जैसे ही ये कैंडल मेरी कंप्लीट हो गई तो मेरी बाय साइड की लिक्विडिटी यहां पे नई जनरेट हो गई। ओके, सो इस बाय साइड के ऊपर मेरे पास क्या होंगे? अगेन यही लॉजिक अप्लाई होगा कि नेक्स्ट डे जब प्राइस इससे ऊपर जाएगा तो किसी लोगों ने, किन्हीं ने भी अगर यहां से शॉर्ट किया है तो वहां से वो ट्रेड से एग्जिट होंगे। एग्जिट करने के लिए उन्हें बाय ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां से ब्रेकआउट जो ट्रेडर होंगे वो भी अपने बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। सो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, जब थर्ड कैंडल हमारी बन रही है तो ये सारे ऑर्डर्स हमारे एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो सिमिलर इस कैंडल के तरह यहां भी जैसे ही प्राइस ऊपर गया तो जो भी मेरे बाय साइड के ऑर्डर थे वो ऑर्डर धीरे धीरे एग्जीक्यूट होने लगे, और जैसे ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए सो मेरी नई कैंडल ने एक नई बाय साइड की लिक्विडिटी बना ली। ओके, सो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि मेरी फर्स्ट सेकंड कैंडल के जो भी बाय साइड के ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, यानी कि बाय साइड बायर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती चली जा रही है। ठीक है, बायर्स को अपॉर्चुनिटी हर कैंडल के बाद मिल रही है। वहीं अगर हम नीचे देखेंगे तो सेलर्स को कोई अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिल रही है। यहां पे सेलर्स कब आएंगे, सेलर्स के ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होंगे? जब प्राइस यहां पे नीचे आएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, या बाय ऑर्डर के जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो एग्जीक्यूट क्लियर होते जा रहे हैं, लेकिन सेल साइड में इनएफिशिएंसी है, यानी प्राइस अभी यहां पे आया नहीं है। ओके, इसीलिए इसको हम बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्राइस जो है सिर्फ बायर्स को अपॉर्चुनिटी देते जा रहा है, सेलर्स को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। यहां पे भी देखिए फ्यूचर में प्राइस आएगा नहीं आएगा, बट स्टिल यहां पे मेरी बाय साइड की लिक्विडिटी अभी भी अवेलेबल है। सिमिलरली इस कैंडल के नीचे भी बाय साइड के अवेलेबल है और फर्स्ट कैंडल के नीचे भी अवेलेबल है। ओके, सो ये जो इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस क्रिएट करता है, सो मार्केट के अकॉर्डिंग मार्केट कभी भी बायर्स या सेलर्स को इम्बैलेंस करके नहीं चल सकता। ये मार्केट का एक बेस नेचर होता है। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी स्टॉक सिर्फ ऊपर ही ऊपर चलता चला जाए, कभी वो नीचे नहीं आए। ओके, मार्केट का नेचर है कि मार्केट एक साथ बायर्स और सेलर्स दोनों को अपॉर्चुनिटी देता है। यहां से बायर्स को अपॉर्चुनिटी दी तो अब सेलर को अपॉर्चुनिटी देगा, तो उसके बाद फिर बायर को अपॉर्चुनिटी देगा तो फिर सेलर को अपॉर्चुनिटी देगा। तो इस तरह से मार्केट या स्टॉक मार्केट हमारा मूव करता है। ओके, सो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट बायर्स और सेलर्स को ऑलवेज अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि यहां से यहां तक सिर्फ बायर्स को अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं तो अब कभी भी नीचे जो सेल वाले ऑर्डर्स हैं, जो भी ऑर्डर की प्लान करके रखा गया है, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। नहीं, सो हमें पहले से पता है कि मार्केट का नेचर क्या है। मार्केट प्राइस को बैलेंस करके चलता है। सो क्या हो सकता है कि फ्यूचर में ये जो इनएफिशिएंसी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, मार्केट उसको बैलेंस करने के लिए आए। हमारा प्राइस जब फेयर वैल्यू गैप के लेवल पे आएगा तब हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस में बायर्स और सेलर्स की बैलेंसिंग हो गई। ओके, सो ये एक सिंपल सी एक एक्सप्लेनेशन था, रीजन था कि हमारा फेयर वैल्यू गैप का एग्जिस्टेंस क्यों होता है, फेयर वैल्यू गैप किस लिए बनता है। सो फेयर वैल्यू गैप हमारा एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है अपोजिट साइड के लिक्विडिटी की इनएफिशिएंसी के साथ। सिमिलरली सेल साइड में भी यही एग्जांपल को आप समझ सकते हैं। बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी है,
पहली कैंडल के बाद आप देख रहे हैं सेलर्स को अपॉर्चुनिटी मिली, थर्ड कैंडल के बाद भी आपको सेलर्स को अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन आप अपोजिट साइड में देख रहे हैं तो बायर्स को के सारे ऑर्डर्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, या बाय साइड के जो डिसीजंस लेने हैं वो अभी भी पेंडिंग है। ओके, सो फ्यूचर में क्या हो सकता है कि प्राइस जो है इसको बैलेंस करने के लिए यहां से ऊपर आए। कहां आएगा? फेयर वैल्यू गैप पे। अगर जहां पे फेयर वैल्यू गैप हमें नजर आ रहा है तो वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस लेवल तक प्राइस मूवमेंट को बैलेंस करेगा। ओके, सो फेयर वैल्यू गैप हमारा क्या है? एक इंटरनल लिक्विडिटी है जो कि इम्बैलेंस की वजह से फॉर्म होता है या क्रिएट होता है। 3 कैंडल के पेयर से हम फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, और ये फेयर वैल्यू गैप एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मार्केट को बैलेंस करने में। यानी कि जहां पे भी अगर फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है या अवेलेबल है, सो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में मार्केट उस लेवल तक बायर्स और सेलर्स को बैलेंस करने के लिए जरूर वापस आएगा, और यहां पे हम अपने ट्रेडिंग की प्लानिंग करते हैं। वो कैसे प्लानिंग होती है, इनके यूजेस क्या हैं, ये फेयर वैल्यू गैप से आके प्राइस फिर क्या करता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे प्राइस क्या करता है, ये सारी चीजों को हम आगे इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के रिलेशन के साथ समझेंगे। सो आई होप आज के वीडियो में आपको फेयर वैल्यू गैप या फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरनल लिक्विडिटी को आपने समझा। फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप की यूजेस क्या क्या हैं, फेयर वैल्यू गैप को हम कैसे मार्क कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो में देखा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में सिर्फ बात करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रखेंगे। हम सिंपल उन लिक्विडिटीज को सिर्फ बताएंगे कि क्या होता है, क्योंकि आगे की स्टडी में हमें सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल के रिलेशन को समझना है। ओके, बची हुई इंटरनल लिक्विडिटी को कैसे मार्क करना है, कहां पे यूजेस हैं, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आने वाले वीडियो में अब हम सीधे डायरेक्ट जंप करेंगे इंटरनल टू एक्सटर्नल के रिलेशन पे। उस रिलेशन के थ्रू हमें मार्केट का बायस या डायरेक्शन पता चलता है। ओके, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे वीडियो में बढ़ेंगे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। पहले हमने एक्सटर्नल पढ़ लिया है, अभी हमने इंटरनल भी पढ़ लिया है। 50% ऑफ इंटरनल कंप्लीटेड है इंटरनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे समझेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल का रिलेशन क्या है। इनके रिलेशन को समझने के बाद हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, हमें मार्केट का बायस पता चलेगा कि स्टॉक का या मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ओके, सो आप खुद भी समझ सकते हैं, अगर हमें मार्केट के डायरेक्शन का पता चल जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता ट्रेडिंग के लिए। ओके, एंड डायरेक्शन ही आइडेंटिफाई करना वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप है टुवर्ड्स एनी एनालिसिस। ओके, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन इस वीडियो में हमने इंटरनल लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, प्रीवियसली एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी आप रिव्यू करें। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में फर्दर, तब तक के लिए बाय।